स्वागत है आपका रीजनिंग एक्सपर्ट हेमसिंह ठाकुर चैनल पर। आज हम तीसरे टॉपिक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन साइंस टेस्ट अर्थात दिशा एवं दूरी संबंधी परीक्षण की बात करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम सबसे पहले देखिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में पूरी नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं आपको एक इसका थोड़ा सा बेस क्लियर करा देता हूं कि देखिए टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन साइंस टेस्ट अर्थात दूरी एवं दिशा ज्ञान परीक्षण। तो बेटा दूरी आप जानती हैं, दूरी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर कैसे भी मापी जा सकती है। और दिशा दिशा अब आप सोच रहे होंगे कि भाई दूरी और दिशा संबंधी प्रश्न किस प्रकार आएंगे। इसमें एक कॉमन सेंस की छोटी सी बात है कि दिशा दूरी में आपको दिशाओं के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है कि हमारी दिशाएं कितनी होती हैं, उनके बारे में हमसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, दिशाओं का वर्गीकरण कैसे करेंगे, उनसे संबंधित दूरी कैसे पूछ जाएगी। तो बेटा एक नॉर्मल सी बात है कि ऐसे प्रश्नों में किसी व्यक्ति वस्तु को किसी भी दिशा या दूरी अथवा दाएं बाएं मोड़कर एक निश्चित दिशा पूछी जाती है। दिशा हमेशा निश्चित ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि जितनी बार दाएं बाएं मुड़वाने की कहेगा, इधर उधर जाने की कहेगा, या हो सकता है दाएं बाएं ना मोड़ करके वो दिशाओं में मुड़वाए कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में जा रहा है, कुछ दूरी तय करने के बाद वह उत्तर दिशा में मुड़ता है, फिर कुछ दूरी तय करता है पश्चिम में मुड़ता है, फिर कुछ दूरी तय करता है पुनः उत्तर में मुड़ता है। तो बताइए उसके लास्ट में यदि वह विद्यालय पहुंचता है तो उस विद्यालय का गेट किस दिशा में है। ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है, ऐसा भी आ सकता है कि यदि एक विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट्स XYZ किसी का नाम ले सकता हूं पर्टिकुलर कि राम अपने घर से पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूरी तय करता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो बार बार दाएं बाएं भी आ सकता है, दिशाओं का नाम भी आ सकता है। तो सीधी सी बात है, जो मैंने आपको लैंग्वेज दिखाई उसमें बस उसका कथन यहीं पे स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे प्रश्नों में किसी व्यक्ति वस्तु को किसी भी दिशा या दूरी अथवा दाएं बाएं मोड़कर एक निश्चित दिशा पूछी जाती है। अतः हमें दिशाओं का ज्ञान अति आवश्यक है, अर्थात हमें दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब देखिए इसमें और क्या हो सकता है कि दिशा ज्ञान पर आधारित प्रश्नों में किसी प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु कौन सा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राम अपने घर से, तो उसका घर क्या हुआ, प्रारंभिक बिंदु। क्या हुआ बेटा? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा। अंतिम बिंदु क्या हुआ कि जैसे मैंने आपसे बोला था कि राम अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और लास्ट में वह अपने विद्यालय में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? विद्यालय में। तो विद्यालय क्या हुआ? उसका अंतिम बिंदु। विद्यालय क्या हुआ? अंतिम बिंदु की दिशा या उसका उल्टा अथवा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाती है। जैसे मैं पूछ रहा था ना अभी आपसे कि विद्यालय का गेट किस दिशा में होगा, तो इसका मतलब हुआ उल्टा। क्या हुआ बेटा? उल्टा। या दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाती है, तो दूरी का उल्लेख भी आपको यहां मिला। कभी कभी दिशा एवं दूरी दोनों पूछ ली जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बताओ भाई किस दिशा में जा रहा होगा और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या होगी। अब दूरियां भी दो प्रकार से आपको निकलवाना सिखाऊंगा मैं। एक होती है सीधी दूरी, सीधी दूरी, और एक होती है टोटल दूरी या कुल दूरी। ठीक है, दूरी के बाद बारे में हम चर्चा बाद में ही करेंगे। सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो देखिए दिशाएं, दिशाएं मुख्य रूप से कितनी होती है बेटा? 4 होती हैं। दिशाएं मुख्य रूप से कितनी होती हैं? 4, जिनको आप सभी जानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और चारों दिशाओं का टोटल कोणों का योग होता है 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिशा के मध्य 90 डिग्री का कोण पाया जाता है। उत्तर पूर्व के बीच 90, पूर्व दक्षिण के बीच 90, दक्षिण पश्चिम के बीच 90, उत्तर पश्चिम के बीच 90। चारों को जोड़ा जाए तो 360 डिग्री। इसके नीचे मैं आपको नोट भी लिखा दूंगा, सारी चीज क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अब हम बात करें कि सब 4 दिशाओं को
अगर हम बोर्ड पर या हमारे कागज में इस प्रकार उत्कीर्ण करते हैं तो पता नहीं, बहुत से तो कहते हैं पूरा इधर है, बहुत से कहते हैं इधर है। हमें इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन क्या है, एक स्टूडेंट्स हैं, अपने को क्या करना है, पढ़ाई करनी है, समझना है। तो हमें सिर्फ हमारे कागज पेनों से मतलब होना चाहिए, ना कि इधर उधर के फिजूल बातों से। क्लियर? तो जिस प्रकार ये बोर्ड मैं मेरी दिशा चेंज कर रहा हूं, मेरे सामने है, ध्यान रखें बच्चों, जिस प्रकार यह बोर्ड मेरे सामने है उसी प्रकार आपकी नोटबुक भी आपके सामने होगी। कहां होगी? आपके सामने। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं मेरी पूरी डायरेक्शन के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं दिशाएं। तो मैं इस प्रकार हूं, आपकी स्थिति भी इसी प्रकार है। तो मेरे जो सिर है, मेरा जो सिर है वो उत्तर दिशा में बिठाओ। कहां है? उत्तर दिशा में। मेरा पैर कहां है, या मेरे पैर कहां बिठाओ? दक्षिण दिशा में। तो सीधी सी नॉर्मल सी बात है, यदि उत्तर दक्षिण क्लियर करना है तो जहां आप बैठे हो अपनी स्थिति में, आप किसी भी दिशा में बैठे हो, लेकिन कॉपी या नोटबुक आपके सामने होगी। तो उस सामने वाली नोटबुक में आप दिशाओं का ज्ञान किस प्रकार करोगे कि जिधर आपका सिर है, या कह सकते हैं नोटबुक का ऊपरी हिस्सा उत्तर दिशा में, निचला हिस्सा दक्षिण दिशा में। और ध्यान दीजिए, ये आपका भी राइट हैंड है और मेरा भी राइट हैंड है, अर्थात दायां हाथ। कौन सा बेटा? दायां। तो ये आपका हमेशा पूरब रहेगा और बायां हमेशा क्या रहेगा? पश्चिम। बायां हमेशा क्या रहेगा? पश्चिम। तो चार दिशाएं मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी कि हमारा सिर उत्तर में, पैर दक्षिण में, दायां हाथ पूरब में और बायां हाथ पश्चिम में होता है। आप इसको नोट कीजिएगा। नोट करने के तुरंत बाद मैं इसके नीचे नोट भी लिखाऊंगा आपको कि दिशाओं का टोटल योग कितना होता है, कोणों का कितने कोण होते हैं। वैसे मैंने आपको डायग्राम में बना दिया है, आप डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा। देखिए, अभी जो मैंने आपको चार दिशाएं बताई उसके नीचे तुरंत आप नोट लिखेंगे। चार दिशाओं में प्रत्येक के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, अतः कह सकते हैं कि कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर? इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि मुख्य दिशाएं तो होती हैं चार, लेकिन बेटा आज तक आपने दिशाएं तो पढ़ी हैं और दिशाओं के बारे में सभी जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों को तो हर आदमी जानता ही है, लेकिन आज मैं आपको एक नई इन दिशाओं की जानकारी देना चाहूंगा कि आपने नहीं पढ़ा होगा कि दिशाएं 10 होती हैं। कोई जान नहीं सकता, मुझे पता है, क्योंकि अब तक हमने छोटी क्लासों में लेकर के सीनियर तक दिशाओं के बारे में पढ़ा कि दिशाएं मुख्यतः चार होती हैं। चार के अगर डिवाइडेशन कर दिए जाए और चार भागों में बांट दिया जाए तो दिशाएं 8 होती हैं। ठीक है, लेकिन रीजनिंग की दृष्टि से आपको मैं बता दूं कि दिशाएं 10 होती हैं। कितनी होती है बेटा? 10। देखिएगा, सामान्यतः दिशाएं 10 होती हैं। मुख्य पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि मुख्यतः दिशाएं होती हैं 4, सामान्यतः दिशाएं होती हैं 10। आपकी रीजनिंग में 8 का कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर? हाँ, लेकिन इन 8 और 10 के बारे में क्या फंडा है वो मैं आपको समझा देता हूं कि सामान्य दिशाएं तो 10 होती हैं, जिनमें से केवल 8 दिशाओं को कागज पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अर्थात क्या समझे आप कि दिशाएं तो 10 होती हैं, बट उनमें से 8 दिशाओं को कागज पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसा कि डायग्राम मैंने आपको बना रखा है। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, वही है बेटा चार दिशाएं मुख्य। अब इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन किया हमने, इन दोनों का नाम दे दिया उत्तर पूरब। क्या दे दिया? उत्तर पूरब। दक्षिण पूरब के बीच में पार्टीशन किया दक्षिण पूरब। दक्षिण पश्चिम के बीच में पार्टीशन किया दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच में पार्टीशन किया उत्तर पश्चिम। अर्थात आप क्या समझे कि दिशाएं तो वही मुख्य चार हैं। अब इन चारों के बीच में जो डिवाइडेशन आ रहा है दोनों का नाम मिला के रख दिया, यहां भी दोनों का नाम मिला के रख दिया, यहां भी रख दिया और यहां भी रख दिया। और एक बात, जब चार दिशाओं में प्रत्येक के मध्य 90 डिग्री का कोण था तो इनके बीच कितने कितने का हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री का। कितने कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। कोणों के बारे में मैं आपको टाइप जब कराएंगे ना कोण पर आधारित दिशाएं ज्ञात करना, तो उसमें मैं आपको 8 दिशाओं का कोण लिखा दूंगा। अब बात आती है साहब, 8 दिशाएं तो आपने हमें बता दी,
अब दो दिशाएं कौन सी होती हैं बताओ? दो दिशाएं जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होंगी और ना ही उनके बारे में आपने सुना होगा। दो दिशाएं वो होती हैं ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन। इनको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब प्रदर्शित ही नहीं करेंगे तो ये दिशाएं होती क्यों हैं? हाँ, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था आपका कि साहब जब दिशाएं, प्रश्न यह आता है आपके सामने कि जब दिशाएं कागज पर प्रदर्शित नहीं की जाती हैं तो रीजनिंग में इनको पढ़ा क्यों जाता है? पढ़ा इसलिए जाता है, मैं आपको दोनों दिशाओं की एक 2 4 5 एग्जाम्पल आपको लिखाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं आपसे, अगर मैं पूछूं क्या कि अगर रॉकेट को छोड़ा जाए तो वो किस दिशा में जाएगा? आपका सुनिएगा, मैं एक आपको नोटबुक का सहारा ले रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है? तो देखो मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि ये नोटबुक है। इस नोटबुक को हमारे सामने इस तरीके से रखा जाता है, ध्यान दें, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नोटबुक आपके और मेरे सामने है, आपके भी सामने इस तरीके से हम यहां पर प्रदर्शित करेंगे तो ये हमारे उत्तर की दिशा हुई। कौन सी हुई बेटा? उत्तर की। ये हुई हमारी दक्षिण की, ये हुई पूरब की और ये हुई पश्चिम की। क्लियर? और इसके बाद आप कहेंगे कि साहब इसके डिवाइडेशन अगर 8 करें पार्टीशन तो ये कॉर्नर कौन सा होगा? उत्तर पश्चिम। ये कॉर्नर कौन सा होगा? उत्तर पूरब। ये कौन सा होगा? दक्षिण पूरब। ये कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम। क्लियर? लेकिन अभी भी ये नोटबुक कंप्लीट नहीं है क्योंकि नोटबुक का ये ऊपरी हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा, ठीक है, ऊपर नीचे। इसका उदाहरण हम और ले सकते हैं रूम के आधार पर। अगर आपके मकान में आपसे पूछा जाए कि यदि आप कमरे का निर्माण कर रहे हो तो कमरे में देखिए बेटाओ, एक सिंपल सा एक उदाहरण है, बहुत ही सिंपल उदाहरण है कमरे का, कि आपके कमरे में कितनी दीवार होती हैं? 4। कितनी दीवारें होती हैं? 4। यदि उनको हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मान लेते हैं तो क्या चारों दिशाओं को जब तक कॉर्नर के माध्यम से नहीं जोड़ा जाएगा, क्या हम तब तक उसको कमरे को निर्माण पूरा कंप्लीट समझ सकते हैं? क्या नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक चारों दिशाओं को या चारों दीवारों को नहीं जोड़ा जाए तब तक कॉर्नर कंप्लीट नहीं किए जाएंगे, तब तक रूम की दीवारें आपस में एक जगह नहीं टिक सकती। तो चारों कमरों की दीवारों को किससे रोका जाता है? चारों कॉर्नर से। चारों कॉर्नर हुए क्या हुए? 8 दिशाएं। 4 दीवार और 4 कॉर्नर क्या हुए? 8 दिशाएं। लेकिन फिर भी हमारे कमरे का निर्माण पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कमरे में हम जब तक नहीं रह सकते जब तक कि हमारे सर पर क्या नहीं हो? छत। लेकिन छत किस दिशा में होती है? अपने ऊपर। और नीचे फर्श नहीं है तो क्या होगा? रह नहीं सकते। तो नीचे क्या होती है? फर्श। तो कमरे का निर्माण कब होता है? जब चारों दीवारें, चारों कॉर्नर, छत, फर्श, सारी चीज कंप्लीट हो जाए। तो बताओ, समझ में आया ना रीजनिंग का फंडा? 10 दिशाओं के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा मकान ही निर्माण नहीं कर सकते। रॉकेट को हम किस दिशा में भेजेंगे? क्योंकि रॉकेट तो हमेशा इस दिशा में जाता है और ये दिशा कौन सी है? ऊपर। दूसरी बात, एक उदाहरण और लेता हूं मैं आपसे, छोटी सी बात पूछता हूं और आप पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण पृथ्वी पर सारी वस्तुएं टिकी हुई हैं, अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम सभी हवा में तैर रहे होते। क्या कर रहे होते बेटा? हवा में तैर रहे होते। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या करती है पृथ्वी में? वो हर वस्तु को अपनी ओर अर्थात नीचे की ओर टिकाए हुए है, जमीन पर रोके हुए है। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं करूंगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में लगता है? नीचे की ओर। और एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आप जमीन पर बोरवेल तो सब जानते हैं ना, अरे जिनको अपन बोलते हैं बोर करवाना, आप बोर किस दिशा में करवाते हो? जमीन के अंदर। अब ऐसा तो नहीं उत्तर में करवा रहे हैं या दक्षिण में करवा रहे हैं, पूर्व में करवा रहे हैं, पश्चिम में करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहां करवाते हो? नीचे। और नीचे जब नाम ही नीचे आ रहा है तो दिशा का नाम भी नीचे ही है। आगे बात समझ में? अच्छा, बोर में आपने समरसेल डाल दी या हैंडपंप लगा दिया, क्या बोर में से पानी इधर उधर भगता है? क्या समरसेबल पानी को कहां फेंकती है? ऊपर। ऊपर नहीं आएगा तो आप तक पानी पहुंचेगा कैसे? तो दिशा ऊपर और नीचे की मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। और देखिए बेटा, साइड में मैंने आपका डायग्राम इंग्लिश में भी बना दिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम
ऊपर नीचे की दिशाओं के उदाहरण के साथ मिलेंगे। क्लियर? देखिए 8 दिशाओं में प्रत्येक के मध्य 45 डिग्री का कोण बनता है, अतः कह सकते हैं कि कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। इसको आप 8 डायग्राम वाले के नीचे नोट लिखेंगे। ठीक है, आप बात करेंगे हम, जैसे कि अभी आपको कुछ एग्जांपल्स हम बता रहे थे कि ऊपर और नीचे अर्थात अप एंड डाउन दिशा संबंधी प्रश्न, तो कुछ 5-6 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, और वैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए चीज बता देता हूं कि इस टाइप में से एग्जाम्पल पूछे कम जाते हैं लेकिन पूछे भी जा सकते हैं। तो आपको पता ही है कि आपके गुरु हेम सिंह डागुर का मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चे को ये नहीं रहना चाहिए कि यदि किसी भी कंपटीशन में कोई एग्जाम्पल ऐसा आए कि वो हेम सिंह सर ने नहीं कराया हो, ऐसा बच्चे के दिमाग में सोचने के लिए मजबूर हो जाए, वो चीज मैं आपकी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका, हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा किस दिशा में जाएगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा किस दिशा में जाएगा? तो आपको पता ही होगा, गैस के गुब्बारे देखे हैं क्या आपने? बहुत से दिल वाले हैं, दिल वाले गुब्बारे छोड़ते हैं ना, कुछ एक एक छोड़ते हैं, कुछ झुंड बना के छोड़ते हैं, तो वो हमेशा कहां जाता है? आसमान में। कहां जाएगा? आसमान में। और आसमान की दिशा क्या होती है बेटा? ऊपर। तो इसका आंसर मैं आपको यही लिख रहा हूं साइड में, हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा किस दिशा में जाएगा? ऊपर। आपने देखा होगा ना कि दिल वाला गुब्बारा ऐसा तो नहीं इधर भग रहा है, इधर भग रहा है, इधर भग रहा है, कहां जाता है? ऊपर। हाँ, दिल को तो सब जानते हैं ना, क्योंकि आजकल दिल तो हर व्यक्ति के अंदर ही है भाई, आजकल नहीं पहले से ही है वो तो। ठीक है, लेकिन कुछ दिल का मतलब गलत समझ लेते हैं। ठीक है, तो दिल तो दिल ही है, जब तक दिल नहीं है तो व्यक्ति कहां से आएगा बताओ? क्योंकि दिल धड़कता है तभी तो हम धड़कते हैं। आइए, कुएं से बाल्टी में पानी निकालने के लिए रस्सी किस ओर खींची जाती है? आपने देखा होगा आपके गांव में लेडीज कुएं से पानी निकालते हुए। आजकल तो कुओं में पानी है ही नहीं, क्योंकि हमने अति इतनी कर दी, जल का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, जल नहीं बचा रहे हैं, तो कुएं से तो रस्सी खींचेंगे क्यों? बट आपने देखा तो होगा कि कुएं से हम रस्सी कैसे खींचते हैं? ऊपर। कहां खींचते हैं? ऊपर। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर। कौन सी दिशा में खींची जाती है रस्सी? ऊपर की दिशा में। भूगर्भ से जल किस दिशा में निकाला जाता है? जैसे कि मैं अभी आपको चर्चा कर रहा था ना कि बोरवेल अगर आपने लगाया, बोर लगाया, आपने समरसेबल डाली या हैंडपंप डाला, ठीक है, हैंडपंप सेट किया, उसमें से पानी किस दिशा में आएगा? ऊपर आएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर। क्या हो जाएगा? ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ऊपर ही ऊपर वाले के पीछे लग रहे हैं, नीचे वाला तो कोई आया ही नहीं है ना। तो नीचे वाला भी आ रहा बेटा आपके सामने कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में लगता है? कहां लगता है बेटा? नीचे। इस एग्जांपल को मैं आपको बता चुका हूं, कहां लगता है? नीचे। अगर नीचे नहीं लगता तो हम सब कहां होते? हवा में तैर रहे होते, हमारा मकान भी हवा में, हम भी हवा में, हमारी गाड़ी भी हवा में, हम सब एरोप्लेन बने होते। ठीक है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है? नीचे। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स और कराऊंगा, इनको नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसी टाइप के देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ऊपरी मंजिल से फेंकी हुई वस्तु किस दिशा में गति करती है? यदि आपको उठाकर नीचे फेंका जाए 2-4 मंजिल से, ठीक है, आप किस दिशा में गति करोगे? नीचे। अरे आपको नहीं, कोई भी वस्तु फेंक के देख लीजिए, बॉल लीजिए या कोई पत्थर लीजिए, कहां आएगा? हमेशा नीचे। कहां आएगा बेटा? नीचे। क्लियर? अगला एग्जांपल है, प्रक्षेपास्त्र अर्थात रॉकेट की अंतरिक्ष में जाने की दिशा होती है। सभी जानते हैं ना रॉकेट किस दिशा में गति करता है? ऊपर। और आपने दीपावली पर रॉकेट तो चढ़ाए होंगे, हैं? रॉकेट अगर आप उसको सीधा रखेंगे तो वो कहां जाएगा? ऊपर। अब जब उसको आप जमीन पर आड़ा पटकेंगे तो वो तो आड़े भगेगा, क्योंकि वो मानव निर्मित है ना। भूगर्भ से जल प्राप्ति हेतु बोर किस दिशा में किया जाता है? जो ये उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं, यदि हमें जमीन से जल निकालना है तो आपकी जो बोर की मशीन है वो कटाई किस दिशा में करेगी? नीचे। और जल कहां आएगा? ऊपर। दोनों का विपरीत संबंध है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नीचे। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा,
आपकी 10 दिशाओं में से 2 दिशाएं ऊपर और नीचे, इनके बारे में मैं डिटेल से बात कर चुका हूं, और शेष जो आपकी 8 दिशाएं हैं उनको हम टाइप के आधार पर क्लियर करेंगे। ठीक है, ये 2 दिशाएं आपके दिमाग का कीड़ा थी जिसको मैंने पहले क्लियर किया, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि साहब हमने 10 दिशाएं पढ़ी नहीं है, अब 2 दिशाएं और कौन सी होंगी। इसलिए मैंने आपको पहले जो मेन आपका प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया कि 2 दिशाएं ऊपर नीचे होती हैं, उनके कुछ उदाहरण मैंने आपको कराए। इसके बाद 8 दिशाएं मैं आपको विद टाइप के कराऊंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपकी कुछ जो दिशा दूरी संबंधी स्पष्टीकरण के बिंदु शेष रह गए हैं उनको लिखा रहा हूं, और अगली बार पार्ट नंबर 2 में नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 1 की बात करेंगे, सही रास्ते का चयन करना। ठीक है, इसको उतारिएगा, इसके बाद मैं कुछ स्पष्टीकरण के बिंदु आपको लिखा दूंगा। स्पष्टीकरण का पॉइंट नंबर 1, आपको एक तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा। ये तीर का निशान आपके नोटबुक में अंकित दिशाओं के आधार पर उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। लेकिन हमारा यहां सिर्फ फोकस है तीर के निशान से, कि जिधर तीर का निशान होगा व्यक्ति के मुंह या चलने की दिशा वही होगी। अगर तीर का निशान इधर है तो पूर्व दिशा में, इधर है तो दक्षिण में, इधर है तो पश्चिम में, इधर है तो उत्तर में। आगे बात समझ में? यानी कि जिधर तीर का निशान दिखाई देगा हमें उस उधर ही व्यक्ति की दिशा चलने की होगी। पॉइंट नंबर 2, बायां, अर्थात बाएं को हम लेफ्ट भी बोल सकते हैं, अल्फाबेट में मैंने आपको बताया था, तथा दायां अर्थात राइट। राइट मुड़ने के लिए तीर का निशान ये होगा, लेफ्ट मुड़ने के लिए तीर का निशान ये होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी स्थिति आप देखिए, मेरी स्थिति देखिए और आपकी स्थिति सेम है। फिलहाल नोटबुक आपके सामने है, बोर्ड मेरे सामने है, मेरा ये राइट हैंड है तो तीर का निशान राइट के लिए इधर ही होगा कि नहीं होगा। ये मेरा बायां है तो लेफ्ट इधर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो समझ में आ गया होगा कि दाएं का मतलब पूर्व दिशा और बाएं का मतलब पश्चिम दिशा। चित्र से स्पष्ट है कि उत्तर की ओर जाने वाले व्यक्ति का दायां पूर्व दिशा में और बायां पश्चिम दिशा में होगा। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति उत्तर दिशा में जाए, जिस दिशा में जाए आप नोटबुक को उधर ही घुमा लेंगे और दायां बायां डिवाइडेशन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है आपका, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। गोल इसलिए बनाया है क्योंकि ये घड़ी की दिशा है, जिसको हम दायां मोड़ बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में घूमने पर दायां मोड़, अर्थात कोई व्यक्ति अपने चलने की दिशा से क्लॉकवाइज घूमता है तो वह घड़ी की दिशा में घूमता है तो वह दाएं घूमेगा। यानी कि घड़ी की दिशा क्या होती है आप सभी जानते हैं ना, कि घड़ी 12 से 1 2 3 4 इस तरीके से आती है। तो आप अगर उत्तर में जा रहे हो दायां मुड़ने की कहेगा तो आप इस तरीके से मुड़ोगे, पूरब में जा रहे हो दायां मुड़ने कह रहा है तो इधर मुड़ोगे। ठीक है, दक्षिण में जा रहे हो दायां मुड़ोगे तो पश्चिम में, पश्चिम में जा रहे हो दायां मुड़ोगे तो उत्तर में। आगे बात समझ में? यानी कि जिधर घड़ी घूमेगी उधर दाएं के लिए घूमेंगे। चौथा पॉइंट इसके बाद लिखाऊंगा, नोट कीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 4, आपको डायग्राम ये घड़ी के उल्टा दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। यदि व्यक्ति को बायां मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, अर्थात घड़ी यूं चलती है, आपको किधर जाना होगा? वापस। यानी कि 12 से 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और फिर 12 पर। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमने पर बायां मोड़, अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने चलने की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वह बाएं मुड़ता है। क्लियर? डायग्राम मैंने आपको दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, किसी भी दिशा में यदि या किसी भी दिशा से आपको दाएं अथवा बाएं मुड़ने की कहा जाए तो हमेशा 90 डिग्री पर ही घूमना होता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है, वह अपने दाएं घूमता है, तो आपको कितना चलना है? 90 से हमेशा, सॉरी पूरब से हमेशा 90 डिग्री पर घूमना है। फिर अगर दाएं बाएं की कहे तो जितनी बार दाएं बाएं आएगा उतनी बार ही आपको 90 डिग्री पर घूमना है। हाँ, जब आपसे स्पष्ट है कौन संबंधी, हम जब दिशा ज्ञात करेंगे ना, कौन के आधार पर दिशा ज्ञात करेंगे, तो उसमें कहा जाएगा कि व्यक्ति 180 डिग्री घूमता है। ठीक है,
या 225 डिग्री घूमता है या 45 डिग्री घूमता है, तो उसमें हमें कौन पर घूमना होगा। लेकिन यदि दाएं बाएं का रोल आता है आपका प्रश्न में, दाएं बाएं की स्थिति आती है घूमने की या दिशा संबंधी स्थिति आती है, तो आपको हमेशा 90 डिग्री पर ही घूमना होगा। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इसको नोट करेंगे और आपको पता ही है लास्ट में हर बार हर वीडियो में आपसे एक बात कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग एक्सपर्ट एनसिन गागुर चैनल से जुड़ें और अपनी रीजनिंग संबंधी समस्याओं को सॉल्व करें। ठीक है, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।